नवंबर और 25 नवंबर जिसका इंतजार सभी को शिद्दत से था। मतदान का आज दिन था और बड़ी संख्या में आज राजस्थान के वोटर ने साबित कर दिया कि हां, वो लोकतंत्र के इस महापर्व में डुबकी लगाना बखूबी जानता है और आंकड़ा जो मतदान प्रतिशत का है वो रिकॉर्ड प्रतिशत के तहत सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आज प्राइम डिबेट की बात करें तो आज का मुद्दा, आज का हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसका नाम है बंपर मतदान, किसका राजस्थान। राजस्थान में आज मतदान तो पूरा हो गया, छिटपुट घटनाएं हुई, उनको छोड़कर मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 68.24% मतदान हुआ। हालांकि वोट 6 बजे तक गए हैं और यह आंकड़ा भी आना बाकी है। वोटिंग के फाइनल परसेंटेज का पता तो वैसे बाद में चलेगा कि पिछले चुनाव की तुलना में कैसा रहा है इस बार का मतदान। ये आंकड़े क्या कहते हैं, वोटिंग का ट्रेंड क्या कहता है, क्योंकि जहां कांग्रेस ने सरकार रिपीट होने का दावा किया, वहीं बीजेपी ने कमल खिलाने की बात कही और कहा कि रिवाज बरकरार रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक छोटी सी आज दिन भर की तस्वीरों और बयानात के जरिए सामने आ रही रिपोर्ट। उम्मीदवारों की किस्मत लॉक, 3 दिसंबर को होगी अनलॉक। जमकर हुआ मतदान, कौन जीतेगा राजस्थान। कांग्रेस का सरकार रिपीट का दावा। लोगों का आशीर्वाद हमें, प्यार हमें, विश्वास हमें मिल चुका है और मुझे लगता है कि सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी वापस। बीजेपी को कमल खिलने की उम्मीद। बंपर मतदान, किसका राजस्थान। तो बंपर हो गया है मतदान, ये तो आज 25 नवंबर को पता चल चुका है, लेकिन किसका राजस्थान होगा, जनता ने किसको इस बार सरकार बनाने के लिए सत्ता की चाबी सौंपी है, ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चलेगा। 4 खास मेहमानों का आइए इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराते हैं उनका आपसे। अपूर्वा सिंह जहां एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत करूंगा अपूर्वा जी आपका। मेरे साथ पौरुष भारद्वाज हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। पौरुष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही मेरे साथ निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली प्रतिक्रिया, पहला सवाल पौरुष भारद्वाज जी आपसे, चूंकि 68.55-7% के करीब 5 बजे तक का मतदान हुआ और जब निर्वाचन आयुक्त आए सामने, उन्होंने कहा कि 74-75% तक फाइनल आंकड़ा मतदान प्रतिशत तक का पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 2018 न सिर्फ बल्कि 2013 का भी मतदान प्रतिशत रिपीट हो रहा है। सरकार रिपीट हो रही है क्या? देखिए रविंद्र जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे न सिर्फ सरकार रिपीट होने जा रही है, बल्कि कोड मतदान के द्वारा हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उन पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। जनता को ये चीज पता है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में होते हुए 9 साल हो गए और उसके बाद में जब इनके नेता जो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी, इनके गृह मंत्री जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राजस्थान आते हैं तो होना ये चाहिए था कि ये जो चुनाव होता है वो राजस्थान सरकार की योजनाएं वर्सेस केंद्र सरकार की राजस्थान के लिए की गई। आपके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं आई थी क्या? आप रविंद्र जी, अब मेरा मंतव्य समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा हक तो रखता हूँ सर क्रॉस क्वेश्चन करने का आपसे। नहीं, हक आप निश्चित तौर पे आप हक रखते हैं। मेरी बात का मंतव्य पूरा समझें आप। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये लोग आए सारे के सारे और इन्होंने राजस्थान सरकार पे लगातार आरोप लगाए, जबकि होना ये चाहिए था कि ये चुनाव जो होता है वो राजस्थान सरकार की स्कीम्स वर्सेज केंद्र सरकार की स्कीम्स होता। प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान आते, निश्चित तौर पर उनका स्वागत था, पर तो ज्यादा अच्छा ही होता कि वो राजस्थान सरकार के नेहरू जी से लेकर के अभी तक के नेताओं को कोसने की बजाय वे अपनी खुद की केंद्र सरकार की उपलब्धि बताते हैं, वे ईआरसीपी पे कुछ बोलते और वे आगामी भविष्य के लिए अपने वादे बताते हैं कि राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो हम राजस्थान में भविष्य में ये करने जा रहे हैं। और हमारी केंद्र सरकार के नाते हमने देखिए राजस्थान में इतनी सारी स्कीमें चालू कर दी और हमने इतने सारे राजस्थान में रोजगार दे दिए और उसकी तुलना जो होती है राजस्थान सरकार के कार्य से होती है। पर जो दुख का विषय है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सिवाय नकारात्मक राजनीति के राजस्थान में कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ लगातार सिर्फ झूठे आरोप लगाए। उनका स्तर देखिए कि उनको एक काल्पनिक जो चीज, एक लाल डायरी थी, उनका स्तर कहा गया कि उनको लाल डायरी जैसी एक छोटी सी चीज और एक ऐसे मंत्री पे कि जो जिन मंत्री जी का कोई पता नहीं होता कि वो कब कहां होते हैं, कब कहां चले जाते हैं, उनको बार बार उनको कोट करना पड़ा। पौरुष जी, जब आप आश्वस्त हैं कि सरकार रिपीट हो रही है,
बम्पर मतदान कांग्रेस की योजनाओं के फेवर में किया गया है, फिर भी आप वही अभी पुराना राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ परेशानी सी दिखाई दे रही है आपकी, जो चेहरे पर तो दिख रही है लेकिन शब्दों के जरिए बाहर नहीं आ रही। नहीं, देखिए ऐसी बात है रविंद्र जी, हमारे को जिस प्रकार से जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला और जिस प्रकार से देखिए अभी हमने जो विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी किया और उस समय राज्य के 5 करोड़ 27 लाख मतदाताओं में से 3 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने आगे बढ़ करके हमें सुझाव दिए कि वे राजस्थान सिर्फ 2023 से 2028 नहीं बल्कि 2030 तक का राजस्थान वो किस प्रकार का हमारे साथ देखना चाहते हैं। ये इस बात का परिचय है कि राजस्थान की जनता का हमें पूर्णतः समर्थन प्राप्त है और हमारे अपूर्वा सिंह जी, जगह जगह जिस प्रकार मुझे भरोसा है कि आप तो यही कहेंगे कि ये जो बंपर मतदान हुआ है ये बीजेपी के फेवर में इसलिए हुआ है क्योंकि आजिज आ चुकी थी प्रदेश की जनता राजस्थान की कांग्रेस सरकार से। इसके अलावा भी कुछ कहेंगे आप अपूर्वा जी, क्यों रिवाज बरकरार रहेगा? आज का जो दिन है बहुत शुभ दिन है और बहुत समय के प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है, तो बहुप्रतीक्षित दिन भी है। आपको जहां तक ये दिख रहा है कि मतदान बहुत बम्पर हुआ है, उसका सीधा और सरल और सबको समझ में आने वाला कारण सिर्फ इतना सा है कि ये कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं थी। ये जनता ने जवाब दिया था अपनी पीड़ा का, अपनी वेदना का। उसने जो पिछले 5 सालों से त्राहिमाम की स्थिति यहाँ की महिलाओं ने अनुभव की, यहाँ के युवाओं ने अनुभव की, यहाँ के किसानों ने अनुभव की, ये उसका जवाब था। जनता की मजबूरी है कि वो 5 साल अगर किसी सरकार को चुन ले तो उसको 5 साल बाद ही अपना वापस से मैंडेट देना होता है। जनता प्रतीक्षा में थी और आज उनकी प्रतीक्षा की जो घड़ी थी उसका अंत हुआ और आज जो है वो जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। कांग्रेस हार चुकी है, बस बात इतनी सी है कि वो अभी पेटी में बंद है, 3 तारीख को उजागर हो जाएगी। मगर कांग्रेस की हार जो है वो आप इनके प्रवक्ताओं के चेहरे की बौखलाहट पर और इनकी वाणी की के अंदर जो अमाधुर्य छा रहा है उसके ऊपर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मगर मैं आज जनता की बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज जो मैंडेट उन्होंने हम लोगों को दिया है उसके लिए। ठीक है, मैंडेट को डिक्लेयर होने के लिए हमें 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, पर फिर भी आज जो उनके मन में पिछले 5 सालों से चल रहा था उसका जवाब उन्होंने मतदान के थ्रू दिया है। निरंजन पोद्दार जी, और अब वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान के अंदर कमल खिलेगा। 3 तारीख को वो भी दिन आएगा और एक नया सूरज और एक नई ऊर्जा का संचार इस राजस्थान की जनता के लिए होगा। दिवाली मनाएंगे आप, ये भी कहा गया है। ठीक है निरंजन पोद्दार साहब। जी हाँ, इस बार सभी कार्यकर्ताओं की दिवाली जो है वो जनता जनार्दन को समर्पित थी कि 74-75% मतदान का वो आकलन लगा रहे हैं। अभी 68.77% 5 बजे तक का आया है सामने, अभी फिगर्स आगे और आनी बाकी है। ऐसा लगता है कि सुबह तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। ये मैं फिर वही कहूंगा कि मतदान प्रतिशत रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कोई लहर नजर नहीं आई, कहीं कोई आंधी तूफान नजर नहीं आया, साइलेंट वोटर दिख रहा था। और आज मुखरता के साथ वोट देने से पहले और वोट देने के बाद उनकी बातें सामने आई। आपने आज पूरे दिन के इस 11 घंटे के मतदान को देखकर क्या आभास लगाया है, क्या अंदाजा आपको हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से आपने पहले अनुमान लगाया था कि वोटर टर्नआउट क्या किस तरफ जाएगा, आज ये चीज़ साबित हो गई है कि वोटर टर्नआउट पिछले चुनाव के मुकाबले उससे ऊपर जा रहा है। और ये इसके लिए आप और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई जी, शुक्रिया। अब देखिए ऐसा है रविंद्र जी, 3 दिसंबर तक आप ये मान के चलिए कि जो 1875 कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, जिनके अंदर निर्दलीय भी शामिल हैं, सारे के सारे जीते हुए हैं। किसी से भी पूछेंगे वो यही कहेगा कि मैं जीत रहा हूं। तो उससे पहले इस प्रकार की बहस और इस प्रकार की जो बातें हैं, इनका मेरे हिसाब से अब कोई मूल्य नहीं बचा है। ये सारी चीजें मूल्यहीन है। लेकिन जिस तरीके से आज यूथ निकला है, आज पूरे दिन आपके टेलीविजन चैनल के ऊपर रविंद्र जी जब मैं देख रहा था और आपके जो संवाददाता प्रत्येक सीट को कवर कर रहे थे और लोगों से बात भी करवा रहे थे, उनकी बाइट भी चला रहे थे, तो जिस तरीके से यूथ जोशो खरोश के साथ वोट देने के लिए निकला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पेपर लीक मामला है वो शायद कांग्रेस की सरकार कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कांग्रेस की सरकार के ऊपर भारी पड़ गया है। क्योंकि ये मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर नंबर्स ऑफ वोट की बात करें तो राजस्थान के अंदर एज लेकर के चलती है। क्योंकि
पिछले 20-25 वर्षों के चुनावों का अगर आप विश्लेषण करेंगे करेंगे तो आपको यही चीज निकल करके आएगी। और मतलब इस बात का होता है कि वो वोट जो मतदाता है वो वहां कास्ट करने तक, पोलिंग बूथ तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, तो वो आज पहुंचता हुआ दिखा। लाइनें तो लंबी लंबी महिलाओं की भी देखने को मिली निरंजन जी। तो कांग्रेस तो ये कहेगी कि जो मोबाइल हमने दिए, जो योजनाएं महिलाओं के लिए सिलेंडर की और जो हमने वादा किया कि 10,000 रुपए साल में मिलेंगे, उसके लिए महिलाएं कांग्रेस के लिए निकली वोट डालने के लिए। लेकिन रविंद्र जी, मैं आप ही के चैनल के ऊपर देख रहा था, कई महिलाओं से आपके संवाददाताओं की बातचीत हुई, वो ये कह रही थी कि हमारे लिए महिला सुरक्षा और महिलाओं का मान सम्मान सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है। तो उसी हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का भी जिस तरीके से अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ और तमाम जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो रेप की घटनाएं हुई और जो महिला अपराध की घटना हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोबाइल के ऊपर राजस्थान की महिलाएं मान सम्मान को ज्यादा तवज्जो देंगी। और वहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं का वोटर टर्नआउट जो है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। महिला अपराध और दूसरा पेपर लीक, युवाओं में इसी वजह से जोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में इस बार युवा वोटर्स निकलकर सामने आए, बड़ी तादाद भी उनकी थी वोटर के तौर पर। क्या अगर मैं निरंजन जी की बात को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब यह कि गारंटी और राहत का कुछ जादू चलता दिख नहीं रहा है? रविंद्र जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज का जो युवा और महिलाएं जो दोनों ही हैं, दोनों ही जागरूक हैं और दोनों के हाथ में मोबाइल है। और इंटरनेट की क्रांति जो है वो राजीव गांधी जी द्वारा जो लाई गई थी, उसका लाभ अब मिलने लगा है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब आप राजस्थान में अगर महिला अपराध की बात करते हैं तो राजस्थान का युवा और महिला मणिपुर भी देखता है और वो राजस्थान दिल्ली में बैठी हुई उन गोल्ड मेडल दिलाने वाली लड़कियों को भी देखता है कि जो भाजपा के सांसद बृजराज भूषण सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले को लेकर धरने में बैठी थी और किस प्रकार दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको वहां से जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर हुआ तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई और उस पर भी कार्रवाई में कितना टाइम लगा। देखिए, राजस्थान का युवा, राजस्थान की महिलाएं ये भी देखती है कि जब राजस्थान में यदि कोई अपराध घटित होता है तो यहाँ पे कैसे यहाँ की पुलिस जो है 6 से 36 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करती है। जी, क्या आपको लगता है कि राजस्थान के वोटर ने वोट डालते हुए बृजभूषण फैक्टर को एंडोर्स किया होगा, महिला के खिलाफ जो अपराध यहां राजस्थान में हुए उसको भूल गए? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान का युवा और जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे जब कोई आरोप लगता है तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार मुंह में दही जमा के बैठ जाती है। परंतु यही युवा और यही महिला राजस्थान सरकार के उस एक्शन को भी देखते हैं कि यहाँ पे यदि कोई महिला अपराध की घटना होती है तो 6 से 36 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा जाता है और 3 से लेकर 9 महीने के अंदर अंदर उसको कोर्ट में सजा दिलवा दी जाती है। और देखिए, यदि आप पूरे भारत के तमाम राज्यों में अगर आप विश्लेषण करेंगे तो राजस्थान सरकार का जो कन्विक्शन रेट है और खासकर जो महिला अपराधों के मामले में वो समस्त राज्यों में सबसे हाई लेवल का रेट है। 48% के साथ राजस्थान पहले नंबर पर बना हुआ है। देखिए, आपने हमारी सरकार के, मैं यहाँ पे नाम ना भाजपा के लोगों के लेना चाहूंगा ना अपनी सरकार, अपने नेताओं के नाम लेना चाहूंगा। यदि हमारी सरकार के किसी विधायक पे या मंत्री पर, चाहे वो केंद्र के रहे हो चाहे वो हमारी पिछली सरकारों के रहे हो, यदि कोई इस प्रकार के आरोप लगे तो तत्काल अपूर्वा जी बता दीजिए जरा, बता दीजिए कुछ आरोप लगे क्या राजस्थान में? कांग्रेस के नेताओं पर कोई आरोप लगे क्या? और दही जमा कर आप बैठ जाते हैं जब आपके केंद्र के या फिर आपके शासित राज्यों की सरकारों में इस तरह के अपराध होते हैं तो? देखिए रविंद्र जी, एक बात से शुरुआत करना चाहूँगी। महाभारत का युद्ध हुआ, क्यों हुआ ये हम सबको पता था। वो एक धर्म का युद्ध था। युद्ध इसलिए भी हुआ कि एक नारी की अस्मिता के ऊपर जब भरे दरबार के ऊपर जो है वो हास्य किया गया और उसका चीरहरण किया गया तो बड़े बड़े लोग वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट लोग थे वो भी उस दरबार में बैठ के मखौल उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे और उस गलत कृत्य को रोका नहीं जा रहा था। सेम ऐसा ही राजस्थान में भी हुआ। यहाँ की महिलाओं की आबरू लुटती रही, बच्चियाँ सिसकियों और चित्कारों से करहाती रहीं, मगर यहाँ के जो सीनियर मोस्ट, मुझे कहता है कबीना मंत्री थे और जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इन चीज़ों को अपने कंधों पर लेने की, वो लोकतंत्र के मंदिर पे खड़े होके अट्ठास कर रहे थे, अटखेलियाँ कर रहे थे और इस तरीके की बयानबाजी दे रहे थे। ठीक है, समाज है, अपराध होते हैं, ये बात समझ में आती है, मगर ये भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि अपराध सिर्फ समाज के अगेंस्ट नहीं होते हैं, वो सरकार के अगेंस्ट भी होते हैं। और आप सरकार के मंत्री होकर के अगर आप ऐसी बेतुकी बातें कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और वो भी ठहाके लगा के कह रहे क्यों साहब बलात्कार तो होते ही थे, ये तो मर्दों का प्रदेश है, तो महिलाओं ने वो अट्ठास भी देखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुंह में दही हमारे नहीं,
बल्कि मैं ये कहूंगी कि महिलाओं ने जो है ये कमान अपने हाथ में लिया है, और अब आप लोगों के तो सर पे दही जमा करके महिलाएं छोड़ेंगी कि अब आप लोग कहीं हिलने लायक नहीं रहेंगे। रविंद्र जी का सवाल आपने शायद तरीके से नहीं सुना, ढंग से नहीं सुना। मैं आपको याद दिला दूं कि रविंद्र जी ने आपसे पूछा था कि जब सांसद बृजराज भूषण सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं तो उस समय क्या आप लोग मुंह में दही जमा के बैठते हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरे सवाल को समझाने के लिए पूरी कार्रवाई हुई, इंक्वायरी हुई, देखिए कार्रवाई हुई, इंक्वायरी हुई। पौरुष जी, आप लोगों की तरह नहीं कि मंत्री ने बैठ के लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं की आबरू की, इज्जत की जो है वो देखिए खड़े होकर के ये बात कही कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। आपकी यही की विधायिका है ना दिव्या मदेना, तो आपकी की है। आप बताइए, वही राजेंद्र नहीं, वही गुड़ा साहब जो आपकी आंखों के तारे हुए थे, आपने उनको महिला सुरक्षा की बात केवल सदन में उठा देने के लिए आपने उनके साथ में जो बदसलूकी की, जो बदतमीजी करी, वो राजस्थान की जनता ने देखी है। आज जो वोटिंग टेंडेंसी के अंदर आप लोगों ने पैटर्न देखा कि ज्यादा से ज्यादा युवा बाहर निकले, वो युवा क्यों बाहर निकले? वो सिर्फ इसलिए बाहर निकले कि उनको उस कन्हैया लाल पारीक की शक्ल याद थी जो ये लिख के गया था कि पापा मुझे माफ करो, मैं इस पेपर लीक होने वाले तांडव से परेशान हो चुका हूँ। पहली बार मुझे लगता है भारत के इतिहास में ऐसा हुआ। ठीक है, एक मिनट पेपर लीक की कल्प्रिट। एक मिनट, आप दोनों जरा शांत हो जाएं। मैं निरंजन जी के पास आता हूं। निरंजन जी, आज के मतदान के मुद्दों की अगर बात देखें तो महिला अपराध की हमने देखा, पेपर लीक का यहां पर जिक्र हुआ, तुष्टीकरण के भी आरोप लगाए गए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि चुनाव आते ही ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। आज हुई कुछ घटनाओं का जिक्र और उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि आप भी लगातार सोशल मीडिया से लेकर अपने सोर्सेज के जरिए खबरों को सहेज रहे थे, समेट रहे थे, उनको देख रहे थे। आज देखने में ये सामने आया, चाहे तिजारा हो या जयपुर के एक तरह से कहें कि आदर्श नगर सीट की बात हो, या पुराने शहर की बात हो, या फिर इसके अलावा हम दूसरी जगहों पर भी जाएं, वहां पर भी कुछ इस तरह के आरोप लगे बूथ कैप्चरिंग के, वहां पर फर्जी मतदान के, हिंसा हुई, मतदान कर्मियों को भगाया गया, और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर यह भी आरोप लगाते हुए दिखा कि उनके परिवार के 4 अगर मेंबर हैं तो उनमें से 2 के वोट हैं, 2 के वोट नहीं है। तो ये भी आरोप आज पूरे सिस्टम पर उठाए गए हैं। क्या तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का मुद्दा इस बार यहां पर देखने को मिला आज मतदान में? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जो सरकार की नीति और नीयत होती है वो जनता के सामने परिलक्षित होती है। और जिस तरीके से 5 साल सरकार चली और उसके अंदर देखिए रह करके जब भी हिंदुओं के त्योहार आए, बड़े पर्व आए, और उसके बाद में वहाँ पे जिस तरीके से करौली में या जो घटनाएं राजस्थान के अंदर जो घटी, और जिसको कहते हैं पथराव की, दंगे की, और उसके बाद में जो प्रशासन का रवैया रहा, या समझ लीजिए रामनवमी के ऊपर, दीपावली के ऊपर जिस तरीके से कई जिलों के अंदर धारा 144 का भी प्रयोग किया गया, तो जनता के मन में वो चीज़ें तो थी। और इसका प्रमाण ये है कि आज भी आप देखेंगे तो जहां पे मुस्लिम बहुल एरियाज है रविंद्र जी, वहां पे जो टर्नआउट हुआ है वो बहुत बम्पर टर्नआउट हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई कहीं ना कहीं पोलराइजेशन इसके अंदर इस चुनाव के अंदर भी प्रभावित था। इसको आप नकार नहीं सकते ये जो टर्नआउट देख करके। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ना चाहूँगा रविंद्र जी कि देखिए 3 दिसंबर को जो आज चुनाव पड़े हैं उनका 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने हैं। और जिस तरीके से अभी हम महिला अपराध की बात कर रहे थे, महिला मान सम्मान की बात कर रहे थे, जनता के जनादेश का भी सम्मान होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चुनाव लगातार हारते ही जनादेश पे उंगली उठा देते थे, कह देते हैं ईवीएम हैक हो गई, लोकतंत्र पे कब्जा हो गया। तो मेरा ये एक निवेदन है तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि परिणाम आपके ऐच्छिक आए, आपके विपरीत आए, लेकिन कम से कम जनादेश का आप अपमान मत करिएगा। अगर आप आज जीत का दावा कर रहे हैं तो उसके बाद में 3 दिसंबर को भी ये कहिएगा कि जनता ने हमें नकार दिया। ये मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से। निरंजन जी, आपने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन चूंकि मैं अगर सवाल बीजेपी या कांग्रेस किसी से भी ये करूंगा तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वो मानकर चलेंगे और दोनों ये दावा करेंगे कि सरकार तो हमारी बनने जा रही है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि अगर ये मैंडेट हमारे फेवर में नहीं होता तो हम 14 के बाद में कदाचित यही परिस्थिति देखी गई है तमाम चुनावों के बाद में। केवल कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव परिणाम के बाद में ये जो एक रुधाली वाला जो गैंग है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया। उससे पहले अपूर्वा जी के पास आता हूं मैं। अपूर्वा जी, मैं आज जो मतदान हुआ और इस मतदान के दौरान कई वोटर्स की शिकायतें निकलकर सामने आई कि एक खास पक्ष के दबाव में या कहीं ना कहीं साजिश के तौर पर, यह मैं ऑन रिकॉर्ड जो उनकी तरफ से कहा गया
मैं वो बता रहा हूं कि उनके वोट काटे गए, उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। कई जगहों पर हमने झड़प भी देखी, कई जगहों पर हमने आमना सामना भी देखा, जो बिल्कुल भी हम कहते हैं कि लगातार सुबह से कहते आए कि हिंसा की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र के इस महापर्व में। आपके पास जरूर इंफॉर्मेशन आई होगी अपने सूचना तंत्र के जरिए, कहां कहां पर आज डिस्टर्बेंस मतदान के दौरान रही है और किस तरह से किसकी गलती आप वहां पर मानती हैं। यही सवाल पौरुष आपसे भी होगा। देखिए रविंद्र जी, 2-4 तस्वीरें मैंने आप ही के, मैं जब वॉर रूम में बैठी थी तो आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने देखी थी कि कांग्रेस और AIMIM के बीच में बहुत ही अच्छी वाली, जिसको कहते हैं ना, हाथापाई हुई। ये नमूना था, ये नमूना था। आज मैं कहती हूँ लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है, आज जनता जनार्दन का जनादेश देने के लिए सबसे बड़ा दिन था आज। और आज हम कैसे नमूने देख रहे थे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। आपने परसरामपुरा के अंदर ओमेंद्र चारण जी का जो सर फटा, और उसके अंदर तथाकथित हमारे इनके कांग्रेस के जो राजकुमार शर्मा जी थे, उनके ऊपर जो है वो फर्जी मतदान का और उन सब के आरोपों के चलते जो है उनका सर फट गया। ये सारे नमूने देखकर कहीं ना कहीं दिल बहुत व्यथित होता है कि ये हो क्या रहा है, हम एक्सेप्टेंस क्यों नहीं ला पाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तीसरी बात ये है, आज आप देखिए, व्हेन आई वाज इन वॉर रूम, मैं देख रही थी कि कई जगह प्रशासन ने इस तरीके का इंतजाम कर रखा था कि वोटिंग प्रोसेस को इतना स्लो कर दिया था, वो भी उन बूथ्स के ऊपर जो बीजेपी फेवरेबल बूथ्स थे, उन पे क्या गंभीरता से बड़ा इल्जाम लगा रही है? वहां के अधिकार नहीं, ये बात फैक्ट है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से पूरा का पूरा दल गया है इलेक्शन कमीशन के पास में ज्ञापन देने के लिए कि साहब वोटिंग टाइम पूरे जयपुर के अंदर इतना ज्यादा डिलेड प्रोसेस के अंदर इन्होंने कर दिया था, एक व्यक्ति को जो है वो 7 से 8 मिनट तक लग रहे थे वोट देने के लिए। अब आप सोचिए कतार कितनी लंबी है। आप मुझे थोड़ा सा समय दे तो मैं इसमें फोटो भी निकाल के दिखा सकती हूँ। 700-700, 600-600, 500-500 जने जो हैं वो जहां पे कंसोलिडेटेड बूथ्स थे वहां पर इकट्ठे हो गए, मगर वहां पर समय पर उनको अंदर नहीं लिया जा रहा था। वो तो भला हो भारत सरकार ने जो अच्छे यहाँ पर पे ऑब्जर्वर्स भेजे थे, जनरल ऑब्जर्वर, जिनको शिकायत करके, जिनसे अनुरोध करके जो प्रोसेस था उसको थोड़ा हमने स्पीड से आगे बढ़वाया। तो ये सब क्या था। और वहीं जो बूथ कांग्रेस के समर्थन के थे वहां पर आप देखिए बिल्कुल ठीक से मतदान हो रहा था, बिल्कुल स्पीडी प्रोसेस हो रहा था। यही नहीं, चूरू के अंदर तो कितनी घटनाएं ऐसी हुई जहां पर बूथ कैप्चरिंग की प्रॉब्लम सामने आई। 127 और 28 बूथ पर तो टेबलें उठा करके फेंक दी गई। तो मैं कहती हूं इतनी बौखलाहट कांग्रेस को आखिर है। सवाल मेरा पौरुष जी से है, लेकिन कोर्ट में करूंगा निरंजन जी की उस बात को जिसमें उन्होंने कहा कि जो मैंडेट सामने आएगा उसका सम्मान सबको करना पड़ेगा, लेकिन उसका सम्मान तो बाद में किया जाएगा, अपमान बाद में किया जाएगा। लेकिन आज के मतदान को लेकर यहां पर सवाल उठ रहे हैं। और पौरुष जी, स्थानीय सरकारी मशीनरी पर बड़ा इल्जाम यहां पर लगाया जा रहा है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि निरंजन जी की अगर आप उस बात को कोट करते हैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को जानकर के कि निरंजन जी ने राजस्थान के महिला अपराधों पर चर्चा कर ली, परंतु ना तो निरंजन जी ने और ना पूर्वा जी ने केंद्रीय सांसद जो है ब्रजराज भूषण सिंह पे कोई टिप्पणी की, ना इन्होंने मणिपुर पे कोई टिप्पणी की। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आपने जैसा की बात कहा तो, और जो अपूर्वा जी ने कहा, तो मुझे, मैं खुद भी आज, मैं चूंकि मैं भी जमीनी राजनीति में सक्रिय हूं, मैंने भी कई जगह के दिन में मैंने कई जगह घूमा हूं मैं भी। तो देखिए, जो इन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस स्लो होने की बात की, निश्चित तौर पे इनकी बात का मैं समर्थन करता हूं, परंतु इनके इस आरोप का खंडन करता हूं कि समूह विशेष या धर्म विशेष के इलाकों में ऐसा हुआ। निश्चित तौर पे ऐसा हुआ था, परंतु ऐसा जो हुआ वो सभी धर्मों के इलाकों में और सभी जगह हुआ। क्या आप इस बात का भी खंडन करते हैं कि बीजेपी के ज्यादा पीड़ित पक्ष थे, कांग्रेस के भी प्रत्याशी या उनके भी समर्थक कहीं ना कहीं इस एंड पे थे, जो कि पीड़ित पक्ष के तौर पर हम कहें? देखिए रविंद्र जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पे वोटों की जो हर बूथ पे लगभग 100 से 125 वोट गायब थे, चाहे वो हमारे पक्ष के लोग हो चाहे वो इनके पक्ष के लोग हो। और निश्चित तौर पे चुनाव की मतदान की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही थी और सभी जगह चल रही थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी यदि इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहे, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसका लाभ लेना चाहे तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। देखिए, दूसरी बात, जब चुनाव आयोग जो होता है, सबको पता है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी होती है, ऑटोनॉमस बॉडी होती है। यदि आप चुनाव आयोग की वैधानिकता पे यदि कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहें तो मैं समझता हूं उन्होंने कहा कि भारत सरकार का यह भला हो कि उन्होंने अच्छे ऑब्जर्वर्स भेजे। मेरे को यह बताइए, मैं समझना ये चाह रहा हूं पौरुष जी कि जो हिंसक झड़पें हुई हैं, सीधे तौर पर यह कहा गया यहां पर बीजेपी प्रवक्ता की अपूर्वा जी की तरफ से कि ये बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन पर अटैक और हमला कांग्रेस की तरफ से किया गया। देखिए, अपूर्वा जी क्या कह रही हैं, अपूर्वा जी को पहले अपने घर में देखना चाहिए। ये संस्कार जो लड़ाई झगड़े वाले संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी में तो जब आपने तस्वीरें देखी जिनके जब टिकट डिक्लेयर हो रहे थे,
तब कैसे इनके खुद की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी के खिलाफ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज के आरोप लग रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अपूर्वा जी के इस आरोप का खंडन कर रहा हूँ, ये दोनों को अपूर्वा जी के इस आरोप का खंडन कर रहा हूँ। देखिए एक मिनट अपूर्वा जी सुनिए आप और दूसरी बात आप जो ध्रुवीकरण की बात कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र में क्या आपके पास कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था कि आपको उठा करके एक जो संत महात्मा जो बाल मुकुंदाचार्य जी जो हैं, जिनका राजनीति से कभी कोई लेना नहीं रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के कभी प्राथमिक सदस्य नहीं रहे, आपको धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए उनको लाना पड़ा। अपूर्वा जी क्यों तकलीफ हो रही है, जरा आपको क्या लग रहा है, इनकी तकलीफ किस बात को लेकर है कि आपने कहीं बाहर से आयात करके किसी संत महात्मा को प्रत्याशी बना लिया अपनी तरफ से? देखिए पौरुष जी राजनीति में काफी लंबे समय से है, कहानी है, तेल देखो तेल की दाल देखो कहावत है। इन्होंने देख चुके हैं कि जनता का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, हो चुका है और अब तो मत पेटियों के अंदर पैक हो चुका है, इसलिए अब ये इस तमाम तरीके के आरोप लगाएंगे। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि क्या आपको एक भी प्रत्याशी नहीं मिला आपकी पार्टी का, कोई कार्यकर्ता होता है, आपकी पार्टी का नेता होता, और आप ध्रुवीकरण का आरोप आप हम पे लगा रहे हैं। ध्रुवीकरण आप करो, जनता को जवाब देना था, जनता जवाब दे चुकी है, जनता को जवाब देना था, जनता जवाब दे चुकी है। जनता का जवाब सुन के आप लोग इतने बौखला क्यों गए हैं, मुझे तो ये समझ के परे हो रहा है।